हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटीआई मेंटर। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल एंड बैटरी। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं सेल क्या होता है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर करे उसे ही हम सेल कहते हैं। मतलब जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करे, कैसे स्टोर भी करे, संग्रहित करे, कैसे कह सकते हैं ये हम। देखो, हम जब एक सेल लाते हैं, जब हमारे घड़ी या रिमोट में सेल खराब हो जाता है, नया सेल लाते हैं, उसको हम जैसे ही लगाते हैं तो हमारा टीवी या रिमोट, वो घड़ी जो रिमोट है वो काम करना चालू कर देता है। वो कैसे काम करता है, उसमें क्या रासायनिक ऊर्जा को वो संग्रहित रखता है। जैसे ही हम उसको सर्किट में लगाते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर देता है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो किसी परिपथ में विभवांतर उपलब्ध कराए वो भी सेल है। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे वो भी सेल है, क्योंकि हम जानते हैं विभवांतर यानी कि किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है तभी विद्युत धारा प्रवाहित करती है। अब सेल को लगाती हम देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने लग गई। सेल को डालती विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है, यानी कि वो क्या पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर उपलब्ध करा रहा है उस सर्किट में। अब देखो, इसका सिंबल आता है। जो बड़ी प्लेट होती है वो होती है पॉजिटिव और जो छोटी प्लेट होती है वो होती है नेगेटिव। ये क्वेश्चन डीएमआरसी में पूछा गया सिंबल में, ठीक है। अब आता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। जब किसी अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विलयन अपने अवयवों में बढ़ जाता है। मतलब अकार्बनिक विलयन समझो पहले क्या होता है, जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं हो। आप मान लो तनु H2SO4 मान लो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अम्लराज भी बोला जाता है जिसको। अब उसमें से आप जैसी विद्युत धारा प्रवाहित कराते हो तो आप देखते हो जो H2SO4 है वो हाइड्रोजन के आयन और सल्फेट के आयन में बट जाता है। यही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। तीसरी बात आती है, जो हमारा सेल है वो दो प्रकार का हो रहा है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, प्राथमिक और द्वितीय। प्राइमरी क्या होता है, जो हम सेल नहीं लाते, जो घड़ियों में डलता है 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट जिसपे लिखा हुआ होता है, जिसको एक बार यूज करने के बाद हम फेंक देते हैं वापस, वो चार्ज नहीं होता, उसको तो बोलते हैं प्राइमरी। इसका क्या ईएमएफ विद्युत वाहक बल कम होता है और लाइफ यानी जीवन काल भी इसका होता है कम। वही हम सेकेंडरी सेल की बात करें जिनको हम चार्ज कर सकते हैं, जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर और की बैटरी होती है वो, या फिर मोबाइल की बैटरी आप कह सकते हो, तो इनको वापस हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। इनका ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल होता है ज्यादा और इनकी लाइफ भी यानी जीवन काल भी इनका ज्यादा होता है। अब आता है बैटरी क्या होती है। सेलों के समूह को ही बैटरी कहा जाता है। ये देखो, पॉजिटिव नेगेटिव है, सेल की तरह है, ये भी सेल की तरह है, ये भी सेल की तरह है, 3 सेल है, इनको जोड़ दिया वही बैटरी, ठीक। ये भी आपके प्रश्न उठा हुआ है डीएमआरसी में, सिंबल इसका। अब आप एक बात याद रखो, जब भी आप बैटरी को चार्ज करते हो तो भी आपको डीसी उपलब्ध करानी पड़ती है, और जो बैटरी हमें देती है आउटपुट वो भी डीसी ही होता है, ठीक। ये भी क्वेश्चन पिछले कॉम्पिटिटिव कुछ एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पद के बारे में। देखो, कोई भी सेल हम पढ़ रहे हैं कि अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो विलयन अपने अवयव में बट जाता है। अब वो कैसे होता है, देखो यहां से आपको सेल की वर्किंग समझने में आगे आसानी होगी। एक जो हम रिएक्शन करेंगे उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ ऐसा पात्र चाहिए होगा जिसमें हम बाकी सब कुछ डाल के, इलेक्ट्रोलाइट उसमें डाल के या उसमें करंट फ्लो कराएं। उसके लिए सबसे पहले कोई पात्र चाहिए होगा जिसमें ये सब चीजें रखें। तो एक पात्र लिया गया जिसका नाम दिया गया वोल्टामीटर। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ये जो कांच का पात्र है ये बोला वोल्टामीटर। ये किसका बना होता है, देखो ये कांच का, चीनी मिट्टी का, कठोर रबर आदि का बना होता है, इबोनाइट का बना होता है। ये इसका इसलिए बना होता है क्योंकि इस पे अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरी बात, जहां इलेक्ट्रोलाइसिस संपन्न की जाती है, यहाँ देखो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होनी यानी विद्युत अपघटन, इसको हम आगे देखेंगे क्या होती है, तो वही वोल्टामीटर होता है। अब इसके दो फैक्ट जो उठते हैं, क्या उठते हैं, देखो इसके पीछे मीटर आ रहा है, यानी कि ये कुछ ना कुछ मापने का कार्य कर रहा है, मेजर कर रहा है। क्या मेजर कर रहा है, ये आवेश का अंतर मापता है, और दूसरा ये कूलम्ब आवेश को मापने के लिए भी सहायक है। ये दोनों आप फैक्ट याद रखो, पेपर में कभी ना कभी उड़ जाते हैं। दूसरी बात, अब हमने पात्र तो ले लिया, अब उसमें कुछ ना कुछ डालना भी तो पड़ेगा रिएक्शन कराने के लिए, अभिक्रिया कराने के लिए। केमिकल एनर्जी को हम अगर चाहते हैं तो अभिक्रिया भी तो होगी वहां। तो उसके लिए बात आई इलेक्ट्रोलाइट की, जिसको बोला जाता है विद्युत अपघट्य। ये आपको यहाँ दिख रहा है इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें जो भरा हुआ है तरल पदार्थ, ये दो फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है या पेस्ट फॉर्म में भी होता है, ठीक है। ये अकार्बनिक प्रकृति का होता है। अकार्बनिक प्रकृति मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो। ये चालक प्रकृति का होता है। क्यों, क्योंकि मैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में मैंने बात करी थी आपसे, जब विद्युत धारा प्रवाहित कराऊं तो वो अपने अवयव में बट जाए। अब विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित हो रही है, यानी कि वो क्या चालक प्रकृति का है। अगर विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित ही नहीं हो, यानी कि वो कुचालक प्रकृति का है, ठीक है। अब कार्बनिक प्रकृति के कैसे हो जाएंगे, जैसे आप मान लो, आप ले सकते हो इथेनॉल आपका हो गया, अल्कोहल हो गया, आपका स्पिरिट हो गई, इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। मतलब ये इंसुलेटर होते हैं एक तरह से, इनमें से हमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करानी है। वहीं आप देखा होगा ट्रांसफार्मर में मिनरल ऑयल होता है,
वो क्या करता है, वो ऑयल चालक प्रकृति का नहीं होता, तो वो आपको नहीं लेना। इसमें केवल अकार्बनिक प्रकृति के ही विलयन उपयोग किए जाते हैं। अब देखो ज्यादातर इनका जो ताप गुणांक होता है अल्फा, वो नेगेटिव होता है, यानी कि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इनका अल्फा। कैसे? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है ये समझो, जिसका तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घट जाए। तो देखो क्या होता है, चार्जिंग जब हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, उस समय हमें पता है तापमान बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ तापमान बढ़ रहा है तो इसका जो प्रतिरोध है इलेक्ट्रोलाइट का, विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध जो है वो घट जाता है। वहीं हम डिस्चार्जिंग की अगर बात करें तो तापमान घटता है। तापमान घट रहा है तो मैंने आपको बताया नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घट जाता है। अब यहाँ पे तापमान घट रहा है यानी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक, इन दोनों ही कंडीशन में हमें समझ में आ रहा है, देखो इसका प्रतिरोध घट रहा है और इसका प्रतिरोध यहाँ डिस्चार्जिंग में बढ़ रहा है। इससे हमें समझ में आया कि जो इलेक्ट्रोलाइट है विद्युत अपघट्य, उसका प्रतिरोध जो है वो स्थिर नहीं होता। ठीक, ये आपको पॉइंट फैक्ट याद रखना है। अगली बात हम करें टर्मिनल वोल्टेज की। देखो जब एक हम नया सेल लाते हैं तो उसमें हम देखते हैं लिखा हुआ होता है 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट 3 वोल्ट, ठीक है, वो होता है उसका ईएमएफ, यानी कि वो उतना वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज है जो वो हमारे को किसी परिपथ में प्रदान कर सकता है। लेकिन जैसे ही हम उसको किसी सर्किट में लगाते हैं तो होता क्या है, देखो मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके अंदर भरा होता है, जैसे कि इसमें तो सेल के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट का मैंने आपको बताया प्रतिरोध होता है। अब प्रतिरोध उसका होता है, तो देखो डिस्चार्जिंग के समय क्या प्रतिरोध बढ़ जाता है, और तो प्रतिरोध बढ़ा डिस्चार्जिंग के समय तो होगा क्या, वोल्टेज ड्रॉप V इज इक्वल टू RI फॉर्मूले से उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है, यानी खुद में भी वो कुछ वोल्टेज को ड्रॉप कर लेगा, जिसके कारण वो अंदर कुछ वोल्टेज रख लेगा और बाहर जो उसके सेल के सिरों पे हमें जो वोल्टेज मिलेगी वो EMF यानी कि जो लिखी हुई वोल्टेज है उससे कम मिलेगी। उसी को ही हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो डिस्चार्जिंग के समय टर्मिनल वोल्टेज होती है कम, क्यों? क्योंकि डिस्चार्जिंग के समय हमारा जो प्रतिरोध होता है वो होता है ज्यादा, तो हमें टर्मिनल पे वोल्टेज कम मिलेगी। वहीं हम चार्जिंग की बात अगर करें, चार्जिंग से होता क्या है, प्रतिरोध घट जाता है। प्रतिरोध घट गया तो वोल्टेज ड्रॉप V इज इक्वल टू RI फॉर्मूले से देखो तो अंदर जो वो अपने खुद वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था वो भी कम हो जाएगा। वो कम हो गया तो उसके कारण हमें इसके सिरों पर मिलने वाली वोल्टेज में ज्यादा वोल्टेज देखने को मिलेगी। इसलिए हम कह सकते हैं इसके सिरों पर यानी जो टर्मिनल वोल्टेज होगा चार्जिंग के समय वो ज्यादा होगा। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जो सेल का ईएमएफ होता है वो हमेशा सेम रहता है। 2 वोल्ट अगर लिखा हुआ है तो वो 2 वोल्ट ही रहेगा। अब देखो एक आदर्श सेल हम जानते हैं क्या होता है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध, जिसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, वो होता है 0। मतलब अगर प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध ही 0 यानी कि वो अंदर कुछ नहीं रखेगा, सब है जितना है लिखा हुआ वो उतना ही दे देगा। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू RI देखो आंतरिक प्रतिरोध 0 है, R की जगह रखा 0 तो वोल्टेज ड्रॉप 0, यानी कि वो अपने अंदर कुछ भी नहीं रखेगा, जितना भी EMF आपने लिखा हुआ है वो उतना का उतना उसके सिरों पर दे देगा, यानी कि EMF बराबर हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज के। ठीक, अब यह आपने लिए तो ले लिया। अब विद्युत धारा को प्रवाह कराने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, यानी छड़ होती हैं ये। तो देखो ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड। तो जिस छड़ के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकले वो तो होगी एनोड। ये जनरली लाल रंग की होती है। अगर आपको ये पता नहीं है ये लाल रंग की क्यों होती है, तो आप मेरी एक वीडियो है सर्किट या फिर इलेक्ट्रिकल फिटिंग में किस रंग का तार क्या दर्शाता है, वो आप जाके उसमें से देख सकते हो, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये क्यों होती है। वहीं अगर आप कैथोड की बात करो, जिस छड़ के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करे वो होती है हमारी कैथोड। एनोड पे हमारा जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, और कैथोड पे जो हमारा चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। अगली बात आई विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। तो देखो अकार्बनिक विलयन, आप मान लो H2SO4, उसमें से विद्युत धारा प्रवाह करवाने में वो H+ और सल्फेट आयन में बढ़ जाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया हुई यही हुई इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन। ठीक, अब अकार्बनिक प्रकृति का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। और आयनीकरण समझो क्या होता है। आप आयनीकरण और इलेक्ट्रोलाइसिस इस एक डायग्राम से समझ जाओगे। देखो कैसे, ये मैंने तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, फॉर्मूला होता है H2SO4 डाइल्यूट है, ठीक है। जैसे इसमें से विद्युत धारा एनोड और कैथोड पे मैंने सप्लाई दी, सप्लाई मैंने आपको बताया था जब भी आप सेल और बैटरी को दोगे तो हमेशा डीसी से ही चार्ज होगी और डीसी से ही वो डिस्चार्ज होगी। तो डीसी सप्लाई दी तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे कैसा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया। तो देखो जैसी विद्युत धारा दी तो ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हाइड्रोजन
और सल्फेट के आयन में टूट जाता है, मतलब 2H प्लस प्लस SO4 माइनस, मतलब हाइड्रोजन और सल्फेट के आयन में टूट रहा है। हाइड्रोजन के आयन जो होता है उन पे होता है पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश, वहीं सल्फेट के आयन यानी कि सल्फेट के जो आयन होते हैं उन पर होता है नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक आवेश। तो देखो हाइड्रोजन वाले आयन किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ, क्योंकि इन पे कैसा आवेश है, प्लस, और वहीं हम देखा जाए कैथोड पे कैसा आवेश है, माइनस, तो ये प्लस से माइनस की ओर जाते हैं, हमें पता है ये। वहीं सल्फेट की बात करें तो वो जाएगा एनोड की तरफ। तो इससे एक बात साइंटिस्टों ने, अब आपको पता है साइंटिस्ट तो मास्टर आदमी होते हैं, तो इन्होंने बोला कि जो कैथोड की तरफ जाएं और जिन पे पॉजिटिव आवेश हो उनको तो इन्होंने नाम दिया कैटायन यानी कि धनायन, वहीं जो एनोड की तरफ जाएं और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उनको इन्होंने नाम दिया एनायन यानी ऋणायन। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि सेल क्या होता है और उससे कुछ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद देखे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सेल की वर्किंग और फेराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ नियमों के बारे में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।